हम पूरा कोशिश करेंगे इसको ताकि पूरा टॉपिक आपका कवर हो सके। बिफोर डिस्कसिंग द लंग मैकेनिक्स, सबसे पहले तो हम देखेंगे कि इसकी थोड़ी बहुत ब्रीफ से एनाटॉमी, ठीक है। तो एनाटॉमी हम इसकी क्या देखेंगे, वो पोर्शन हम सिर्फ डिस्कस करेंगे जो रिवाइज करेंगे जो हमें हेल्प देगा इन डिस्कसिंग द लंग मैकेनिक्स। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले आपको पता है कि फ्रॉम नेजल कैविटी से फेरेंक्स, लैरिंक्स, ठीक है ना, जो अपर एयरवे की हम बात कर रहे हैं, उसके बाद एसोफेगस, थोड़ा बहुत आपको रिवाइज कराने के लिए, ठीक है। तो उसके बाद आप देखिए ट्रेकिया, उसके बाद ये डिवाइड हो जाएगा इनटू प्राइमरी ब्रोंकाई, फिर सेकेंडरी ब्रोंकाई एंड टर्शियरी ब्रोंकाई। उसके बाद आप देखिए फिर एल्वियोलाई, ठीक है। जो टर्मिनल ब्रोंक्यूल के बाद रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स और एल्वियोलर सैक एंड एल्वियोलाई, तो यहाँ पे जाके गैस एक्सचेंज होती है। तो हम आगे जाके इसको देखिए, एल्वियोलाई आखिर में जाके आपको इस तरह से नजर आएंगे। इन पे क्या होगा, पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी भी इसके जो है वो अराउंड होगी, और सिमिलरली वेन भी आपको नजर आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे जाके गैसेस एक्सचेंज होता है, ठीक है। तो इसके बाद आप देखें लंग मैकेनिक्स के लिए थोड़ा बहुत इसकी एनाटॉमी हम उस तरीके से डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आप देखें यहाँ तक लंग्स, ठीक है ना। लंग्स के बाद जो इसके साथ एक वो अटैच है प्लूरा, जिसको हम क्या कहते हैं, विजरल प्लूरा, ये टाइटली अटैच है विद लंग्स, तो इट इज नोन एज विजरल प्लूरा। उसके बाद जो दूसरी लेयर आती है प्लूरा की, वो उसको हम क्या कहेंगे, पैराइटल प्लूरा, ठीक है। तो इन दोनों के दरमियान एक जो गैप आ रहा है, ये जो गैप आपको नजर आ रहा है जब मैं कर्सर मूव कर रहा हूँ, इसको क्या कहेंगे हम, प्लूरल कैविटी, जो कि दोनों प्लूरा के दरमियान में है, ठीक है ना। विजरल प्लूरा एंड पैराइटल प्लूरा के दरमियान प्लूरल कैविटी है, ठीक है ना। अब आप देखें, और उसके बाद जो आता है वो थोरेसिक वॉल, ठीक है ना। तो ये सब लंग मैकेनिक्स में इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से नीचे की तरफ से अगर आप देखें, ये आपको क्या नजर आ रहा है, दिस इज डायफ्राम, ठीक है। तो यहाँ से हम देखते हैं, सबसे पहले तो आपको लंग मैकेनिक्स में ये कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि द एयर ट्रेवल्स फ्रॉम अ हायर कंसंट्रेशन टुवर्ड्स लोअर कंसंट्रेशन। अब देखिए, अगर लंग्स बिल्कुल रिलैक्स हो, लेट अस सपोज कि कोई भी एक्टिविटी नहीं हो रही ना, इंस्पायरेशन हो रही है ना एक्सपायरेशन हो रही है, ठीक है ना। तो आप देखिए जो बाहर की तरफ से जो प्रेशर है, दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है ना। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर आप देखिए वो कितना है, 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, ठीक है ना। जो बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा वो 760 mmHg। अब देखिए, अगर बाहर प्रेशर ज्यादा होगा और लंग्स के अंदर कम होगा, तभी जो है वो एयर फ्लो करेगी इनटू द लंग, ठीक है। और सिमिलरली अगर आप देखिए कि अगर लंग्स के अंदर, ठीक है ना, ये प्रेशर ज्यादा होगा, ठीक है, और बाहर कम होगा, तो क्या होगा, तो द एयर विल फ्लो फ्रॉम इनसाइड टुवर्ड्स द आउटसाइड, ठीक है। तो आप देखिए इस तरह से, जो अगर लंग बिल्कुल रेस्टिंग स्टेज में है, ठीक है ना, लेट अस सपोज कोई इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन नहीं हो रही, तो उस वक्त जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर बाहर है, ठीक है, वो 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी है, ठीक है। और अगर हम देखिए अंदर की तरफ रेस्टिंग, मैं फिर बता रहा हूँ रेस्टिंग स्टेज में, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे लंग्स के जो अंदर वो है इनसाइड द लंग, वो भी 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, ठीक है ना। तो वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम उसको कहते हैं जो आउटसाइड है, और इनसाइड हम क्या कहेंगे, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, तो 760। अब क्या होगा ना, एयर इनसाइड मूव करेगा ना आउटसाइड मूव करेगा। तो अब देखिए, अगर इंस्पायरेशन होगी, अब इंस्पायरेशन में क्या होगा, ठीक है ना, इंस्पायरेशन में होगा ये कि जो लंग्स का जो प्रेशर है इनसाइड द लंग, वो क्या होगा, वो डिक्रीज होगा, ठीक है। वो डिक्रीज किस तरह से होगा, हम फर्दर ये पॉइंट्स बार बार डिस्कस करते रहेंगे, ठीक है। वो डिक्रीज किस तरह से होगा, आप देखिए, अगर हम इंस्पायरेशन की बात करें, ठीक है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, ये जो डायफ्राम है, ठीक है ना, डायफ्राम नीचे की तरफ, डायफ्राम विल मूव डाउनवर्ड, ठीक है। और जो रिब केज है,
इसके ऊपर जो है वो रिब केज होता है, ठीक है ना। रिब केज जो है वो एक्सपेंड कर जाएगा, डायफ्राम विल मूव डाउनवर्ड, ठीक है ना, और स्टर्नम जो है वो एलिवेट हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि लंग का जो वॉल्यूम है वो एक्सपेंड कर जाएगा, ठीक है। जो लंग्स का वॉल्यूम है वो एक्सपेंड कर जाएगा। एंड अब देखिए इसमें आपको ये भी कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि वॉल्यूम और प्रेशर का आपस में क्या रिलेशन है, ठीक है ना। जहां पे वॉल्यूम ज्यादा होगा, ठीक है, तो प्रेशर कम होगा। ये इनका इनवर्स रिलेशन है, ये भी आप ध्यान में रखिए कि वॉल्यूम जहां पे ज्यादा होगा तो प्रेशर कम हो जाएगा, और अगर वॉल्यूम कम होगा तो प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो इस रिलेशन के तहत आप देखिए, अगर ये रिब केज जो है वो एक्सपेंड कर जाए, डायफ्राम नीचे की तरफ आ जाए और स्टर्नम इसके ऊपर स्टर्नम है जो हम बाद में भी ये डिस्कस करेंगे, वो एलिवेट हो जाए, ठीक है ना, तो वॉल्यूम विल इंक्रीज। अब वॉल्यूम जब इंक्रीज होगा तो प्रेशर कम होगा। यहाँ पे 760 के बजाय यहाँ पे क्या होगा, 759 हो जाएगा, यानी कि 1 mmHg जो है वो प्रेशर कम होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा कि एयर विल फ्लो फ्रॉम एटमॉस्फेयर इनटू द लंग्स, ठीक है, 759 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब आप इसको देखिए, अगर सिमिलरली अगर एक्सपायरेशन हो, ठीक है, एक्सपायरेशन के दौरान क्या होगा कि ये जो डायफ्राम आपको नजर आ रहा है, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगा और ये क्या होगा, ऊपर की तरफ मूव करेगा, एलिवेट हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से इस तरफ एलिवेट हो जाएगा, ठीक है ना। रिब की स्टर्नम वापस अपनी पोजीशन पे चला जाएगा, ठीक है ना, और लंग्स का साइज जो है वो अपनी ओरिजिनल जो है वो पोजीशन पे लंग्स आ जाएंगे, यानी कि उनका वॉल्यूम कम हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसकी वजह से जो लंग्स के अंदर का प्रेशर होगा, क्योंकि वॉल्यूम डिक्रीज हुआ तो प्रेशर इंक्रीज होगा, तो यहाँ पे फिर इसके बाद 761 हो जाएगा। जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो तो सेम ही रहेगा 760, लेकिन यहाँ पे जो प्रेशर है वो 761 हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब देखिए, अगर यहाँ पे 761 mmHg प्रेशर है और बाहर 760 है, नाउ एक्सपायरेशन के दौरान एयर विल मूव फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड, ठीक है। तो इस तरह से ये मैकेनिज्म चलता रहता है, ये साइकिल चलता रहता है, ठीक है। अब देखिए इसके अलावा हम देखते हैं इंपॉर्टेंट प्रेशर्स, ताकि ये भी आपके कॉन्सेप्ट बना रहे, ठीक है ना। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एयर सराउंडिंग द बॉडी, जो भी मैंने आपको बताया था, जो 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी है, ठीक है ना, या इसको हम जीरो कंसिडर करते हैं, 0 सेंटीमीटर वाटर प्रेशर। अगर mmHg में मिले तो 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, एंड अगर वाटर प्रेशर मिले तो हम 0 सेंटीमीटर को कंसिडर करते हैं, ठीक है। इसके अलावा देखिए इंट्रापल्मोनरी प्रेशर, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर जो मैंने आपको बताया कि इनसाइड एल्वियोलाई या इंट्रा एल्वियोलर प्रेशर, ठीक है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एयर विद इन द लंग्स, ठीक है। इसके अलावा देखिए इंट्राप्यूरल प्रेशर, इंट्राप्यूरल प्रेशर, ठीक है, प्रेशर विद इन द प्यूरल कैविटी एक्सर्टेड बाय द प्यूरल फ्लूइड। अब देखिए जिस तरह आप पीछे उसमें डायग्राम में देख सकते हैं, तो ये जो फ्लूइड है इसका प्रेशर ये 756 जो है, ठीक है ना, ये इंट्रा प्लूरल प्रेशर है। इसके अलावा देखिए ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर, ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर, ठीक है ना, यानी कि लंग्स और एटमॉस्फेयर के दरमियान जो ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर है, जो प्रेशर डिफरेंस होगा, ठीक है, उसको हम ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर कहेंगे, जो प्रेशर डिफरेंस होगा ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर, ठीक है। एटमॉस्फेयर और लंग्स के दरमियान या एल्वियोलाई के दरमियान जो प्रेशर डिफरेंस होगा ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर, ठीक है। अभी आप देखें एक्सपायरेशन में, एक्सपायरेशन में आपको जिस तरह से नजर आ रहा है, ठीक है ना, एक्सपायरेशन में, ठीक है, जो एब्डोमिनल मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और डायफ्राम विल एलिवेट, डायफ्राम के एलिवेट होने की वजह से लंग्स का साइज जो है वो कम हो जाएगा, एंड दिस स्टर्नम विल मूव डाउनवर्ड, ठीक है ना। और ये जो आपको नजर आ रहे हैं इस तरह से ये रिब्स, ठीक है ना, ये बिल्कुल थोड़ा डाउनवर्ड इस तरह से आप अगर आप देखिए इस तरह से डाउनवर्ड ये आ रहे हैं, ठीक है ना। और अगर हम इन्हीं को देखें ड्यूरिंग इंस्पायरेशन ये एलिवेट हो जाते हैं इस तरह से, ये देखिए यहाँ पे आपको एलिवेटेड मिल रहे हैं, ठीक है ना। तो एक्सपायरेशन में क्या हो रहा है, ये डाउनवर्ड मूव कर रहे हैं, और जो डायफ्राम है वो अपवर्ड मूव कर रहा है, स्टर्नम इनवर्ड मूव कर रहा है, ठीक है ना। तो क्या होगा, लंग वॉल्यूम कम होगा, ठीक है ना। दिस विल हेल्प इन टू एक्सपायरेशन टू मूव द एयर फ्रॉम इनसाइड द लंग टू
आउटसाइड, ठीक है। अब देखिए इसमें इंस्पायरेशन में बिल्कुल इसके उलट आप देखें, एंट्रोपोस्टीरियर जो डायमीटर है वो इंक्रीज होगा। किस तरह से इंक्रीज होगा, ये स्टर्नम जो है वो एलिवेट होगा, ठीक है ना। ये बिल्कुल इस तरह से बाहर की तरफ मूव कर रहा है। यहाँ पे आप देख रहे हैं बिल्कुल डिप्रेस आपको नजर आ रहा है, यहाँ पे बाहर की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है ना। और आप देखें एलिवेटेड रिब केज, यानी कि ये इस तरह से डाउनवर्ड, बहुत ज्यादा डाउनवर्ड आपको नजर आ रहा है, यहाँ पे एलिवेट हो रहा है, जिसकी वजह से लेटरल जो डायमीटर होगा वो भी इंक्रीज होगा। और डायफ्राम जो है वो इंस्पायरेशन के दौरान इतना ऊपर की तरफ, यहाँ पे आप देखिए एक्सपायरेशन में बिल्कुल एलिवेट कर गया, यहाँ पे आप देखिए बिल्कुल नीचे नीचे आ गया, ठीक है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, तीनों डायमेंशन में जो है वो लंग्स की एक्सपेंड होगा और वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। इंक्रीज्ड एंट्रोपोस्टीरियर डायमीटर, ठीक है ना। एक्शन पोस्टर मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ठीक है ना। अभी आप देखिए, अगर आपसे कोई पूछे कि एक्सपायरेशन में कौन से मसल यूज होते हैं, ठीक है ना। अब ई आई, ई फॉर एक्सपायरेशन और आई से इंटरनल इंटरकोस्टल्स, और अगर इंस्पायरेशन है तो ई, ठीक है ना, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, ठीक है ना। तो ये आपने याद रखना है, ये मसल्स आपने याद रखने कि किस तरह से ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, किस तरह से जो है वो रिब केज जो है वो एलिवेट होता है और स्टर्नम जो है वो आउटवर्ड मूव करता है, ठीक है ना। अब देखिए वही बात जो हमने पीछे डिस्कस की थी, हम लेट अस सपोज ये एक ही एल्वियोलाई है, ठीक है ना। हम रेस्टिंग पोजीशन में जो है वो बात कर रहे हैं, ठीक है ना। रेस्टिंग पोजीशन में हम बात कर रहे हैं। अब देखिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड इंट्रा, और जो पल्मोनरी प्रेशर है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है ना, यानी कि एल्वियोलाई के अंदर जो प्रेशर, लंग्स के अंदर जो प्रेशर है वो सेम रहते हैं 760 mmHg, ठीक है। यहाँ तक तो बात क्लियर है, ठीक है, दोनों सेम ही है। अब आप देखें इंस्पायरेशन में क्या होगा, इंस्पायरेशन में एटमॉस्फेरिक प्रेशर को तो हम चेंज कर ही नहीं सकते, वो 760 mmHg ही है, ठीक है ना। अब इंस्पायरेशन में हम क्या कर रहे हैं, ठीक है, जब रिब केज एलिवेट होगा, साथ में आप देखें इसमें स्टर्नम जो है वो ऊपर की तरफ उठेगा और डायफ्राम जो है वो डाउनवर्ड मूव करेगा, तो वॉल्यूम जो है वो ज्यादा होगा, ठीक है ना। वॉल्यूम ज्यादा होने की वजह से आप देख रहे हैं कि जो विद इन द लंग जो वॉल्यूम है वो 759 है, ठीक है, 759 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। अब देखिए डिफरेंस इनमें आया ना 1 मिलीग्राम ऑफ 1 mmHg का, ठीक है ना। तो इनसाइड द लंग्स जो है वो कम है, लेकिन आप देख रहे हैं कि आउटसाइड द लंग्स प्रेशर ज्यादा है, तो एयर विल मूव फ्रॉम एटमॉस्फेयर इनटू द लंग्स, ठीक है। सिमिलरली अगर हम ये चीज एक्सपायरेशन में जो है वो अप्लाई करें, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर मैंने आपको बताया कि वही 760 mmHg, ठीक है। और अब क्या होगा, जो लंग्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, डायफ्राम डायफ्राम विल मूव अपवर्ड, ठीक है ना। जो स्टर्नम होगा वो डिप्रेस होगा, ठीक है। और जो रिब केज है वो जो है वो इस तरह से एलिवेट नहीं होगा, ठीक है ना। तो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा। इसकी वजह से क्या होगा, मैंने आपको पहले बताया था कि वॉल्यूम और प्रेशर में रिलेशन है, ठीक है ना, इनवर्स रिलेशन। अब देखिए अगर वॉल्यूम कम हुआ, ठीक है, तो वॉल्यूम कम होने की वजह से प्रेशर बढ़ रहा है इनसाइड द लंग्स। तो इनसाइड द लंग्स अगर प्रेशर बढ़ रहा है तो 761 होगा और एटमॉस्फेरिक 760 होगा। अब क्या होगा, एयर विल मूव आउटवर्ड, ठीक है। अब देखिए कंप्लायंस, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि वॉल्यूम और प्रेशर का इनवर्स रिलेशन है, तो कंप्लायंस क्या होगा, ठीक है ना। कंप्लायंस अगर हम देखें कि इस तरह से अगर हम इसको इजी में देखें, ठीक है, कंप्लायंस, व्हाट इज कंप्लायंस, इट इज द चेंज इन लंग वॉल्यूम, ठीक है ना, पर यूनिट प्रेशर, ठीक है ना, यानी कि लंग कितना स्ट्रेच हो रहा है, कितनी आसानी से स्ट्रेच हो रहा है, ठीक है ना, ease with which the lungs can be stretched। अब ये जो कंप्लायंस है लंग्स की, ठीक है ना, वो किस चीज से हम वो करते हैं, डिटरमाइन करते हैं, वो इलास्टिक फोर्सेस ऑफ द लंग्स,
ठीक है ना, ये कितना इलास्टिक है लंग, ठीक है। एंड एल्वियोलर सरफेस टेंशन, ठीक है, एल्वियोलर सरफेस टेंशन को हम डिस्कस करते हैं अब, ठीक है, जो कि सरफेस टेंशन है इसमें। अब कंप्लायंस, लो कंप्लायंस किस में होगा? अच्छा, कंप्लायंस आप इस तरह से ध्यान में रखें कि हम लंग्स की कितनी एबिलिटी है कि वो स्ट्रेच हो सके, ठीक है ना, स्ट्रेचेबिलिटी कितनी है उसकी, ठीक है ना, कितनी आसानी से वो स्ट्रेच हो सकता है, ठीक है ना, आप ये ध्यान में रखिए कंप्लायंस, ठीक है। तो लो कंप्लायंस किस में होगा? सुपाइन पोजीशन में अगर कोई सब्जेक्ट होगा, ठीक है ना, तो कंप्लायंस कम होगा, यानी कि उसकी एक्सपेंशन कम होगी। हाई स्टैंडिंग डायफ्राम, ठीक है ना, जाहिर सी बात है जितना वो एलिवेट करेगा डायफ्राम उतना ही कम होगा। पल्मोनरी फाइब्रोसिस, अगर लंग्स की फाइब्रोसिस हो जाए तो उसमें भी कंप्लायंस कम होगा, स्ट्रेचेबिलिटी उसमें कम होगी, जाहिर सी बात है। सर्जिकल इंटरवेंशन में भी इसी तरह, ठीक है ना। और हाइड्रोथोरेक्स, ठीक है, तो हाइड्रोथोरेक्स में भी कंप्लायंस कम होगा। न्यूमोथोरेक्स, हाइड्रोथोरेक्स एंड न्यूमोथोरेक्स, ठीक है, इसमें भी कंप्लायंस कम होगा। हाई कंप्लायंस किस में होगा? एम्फाइजीमा में। आप देखिए एम्फाइजीमा में जो एल्वियोलर वॉल्स हैं वो डैमेज हो जाते हैं, वो डैमेज होने की वजह से, ठीक है ना, एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं, और जो ठीक है, जो एल्वियोलाई की दरमियान जो वॉल्स हैं, ठीक है, वो क्या हो जाएंगे, वो एक दूसरे के साथ, यानी कि वो वॉल जो डैमेज होगी एक दूसरे के साथ मिल जाएगी, बड़ा एयर स्पेस बनाएगी, जिसकी वजह से हाई कंप्लायंस होगा, और ओल्ड एज में जो है वो स्ट्रेचेबिलिटी जो है वो ज्यादा हो जाती है, ठीक है। तो ये कंप्लायंस के बारे में कुछ आप इस तरह से